यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्जामिनेशन में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पेपर होता है ना, वो सेम होता है जैसे इंग्लिश में ग्रामर का। मतलब इंग्लिश में अगर आपकी ग्रामर सही है तो आपको पूरी इंग्लिश समझ में आएगी, वैसे ही इकोनॉमिक्स में अगर आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इकोनॉमिक्स में कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब सबसे बड़ी चीज है कि यूजीसी नेट एनटीए इकोनॉमिक्स में एग्जैक्टली टेस्ट क्या होता है। जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं वो दो चीजें टेस्ट करते हैं। पहला है आपकी विजुअल बाउंड्रीज, मतलब जितने भी ग्राफ्स हैं वो आपके माइंड में होने चाहिए, जिससे कि जब क्वेश्चन आए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में तो आपके दिमाग में फटाफट उसकी इमेज याद आ जाए और रिकॉल हो जाए। दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स में बाउंड्री लॉजिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। मतलब जितने भी अजम्पशंस हैं वो एक मॉडल की बाउंड्री डिसाइड करते हैं कि उस बाउंड्री के बाहर वो मॉडल नहीं जा सकता। तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखने वाली है। इसी सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है यूजीसी नेट की हमारी 7 वीडियोस की सीरीज का। तो आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताई थी कि किस तरह से अप्रोच करते हैं और किस तरह से एनटीए माइंडसेट चाहता है आपका टू क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेके आया हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेशली, क्योंकि इसकी काफी इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम आए थे कि सर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताइए। तो ये डिटेल्ड वीडियो है, लगभग 25 से 30 मिनट का होगा, तो आपका पेशेंस यहाँ रिक्वायर्ड है, पर आपके टाइम का 100% वैल्यू इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इसके अलावा 2-3 सरप्राइजेस भी हैं जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, पर वो मैं वीडियो के बीच में ही आपको दूंगा, विच इज एब्सोल्युटली फ्री। ठीक है, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स फॉर यूजीसी नेट, इसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड कॉन्सेप्ट कौन से हैं वो हम समझेंगे, और क्या क्या एमसीक्यू के ट्रैप्स होते हैं वो आपको मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊंगा। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोड्यूसर है, कॉस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, वेलफेयर, ये सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम वेराइटी ऑफ एग्जांपल्स लेके समझेंगे कि किस तरह से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में महानता हासिल कर सकते हो। ठीक है, चलो, माइक्रो इकोनॉमिक्स डोमिनेट्स यूजीसी नेट। अगर आप देखो तो ये मैंने परसेंटेज निकाला है। अगर पिछले 12 साल से मैं यूजीसी नेट के लिए पढ़ा रहा हूं और पिछले 12 साल में 24 पेपर हुए, साल में 2 बार होता है, उसमें मैंने जब सारे अपने पीवाईक्यूज को एनालाइज किया तो लगभग 25 से 30% पेपर, मैं ऐसा नहीं कह रहा डायरेक्ट माइक्रो से आता है, बट माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उसको सॉल्व करने में। ठीक है, सो माइक्रो इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेट प्लस मैक्सिमम ट्रैप। तो अब जो स्टूडेंट सोचते हैं मुझे तो माइक्रो आती है, वो यहां पर फंस जाते हैं, और जिनको नहीं आती वो उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते। मतलब कॉन्फिडेंटली, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो अटेम्प्ट की तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है। अब ग्राउंड रियलिटी समझते हैं, क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कंसेप्चुअली सिंपल, मतलब अभी अगर आप पिछले 2-3 सालों में देखो, मतलब पिछले 5-6 यूजीसी नेट के पेपर में देखोगे, तो अब वो सिंपल क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया है। मतलब वो आपसे सिंपल नहीं पूछेंगे कि व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व, वो क्या पूछेंगे कि इन द सिचुएशन और इन XYZ अजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व हाउ कंज्यूमर विल रिएक्ट, मतलब एप्लीकेशन बेस्ड। तो सीधा सीधा ना पूछ के वो कॉन्सेप्ट को कैसे आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो या किसी कॉन्सेप्ट के साथ लिंक करके। सेकेंड है ऑप्शन वाइज कंफ्यूजिंग। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल मार्केट स्ट्रक्चर में जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। मतलब जो भी जैसे फर्म्स हैं, मतलब जैसे सब्जी के ठेले हैं, अब सभी लोग बनाना अगर 50 रुपए दर्जन बेच रहे हैं, है ना, 50 रुपीज अ डजन, आप भी ठेला लगा लो ऐसा 5वां ठेला, तो आप क्या करोगे, आप उसको 60 रुपीज नहीं बेच पाओगे क्योंकि आपका माल बिकेगा ही नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जो फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती है, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है उस हिसाब से। अब ऑप्शन वाइज कंफ्यूजन कैसे क्रिएट करेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन दे अज्यूम फ्री मार्केट, दिस इज करेक्ट। अब ऐसे ही इसको वो ट्विस्ट कर करके आपसे पूछते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में अगर फ्री मार्केट नहीं है तो फुल इक्विलिब्रियम है या नहीं है, और अगर वो प्राइस टेकर है नहीं है तो क्या कंडीशन है। तो ऑप्शन जो भी बनाएंगे वो कंफ्यूजिंग बनाएंगे, और रिपीटेड है लॉजिक में, लॉजिक रिपीटेड है। मतलब अगर वो आपसे मार्केट स्ट्रक्चर या कॉस्ट के कर्व्स पूछते हैं तो वो रिपीटेटिव है। जैसे फॉर एग्जांपल लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। अब जो LAC है वो छोटे छोटे एवरेज कॉस्ट कर्व से बनता है। अब उसमें पूछेंगे वो आपसे कि क्या वो हर बार लोएस्ट पॉइंट पे ही ऑप्टिमम होता है। अब यहां पर आप फंस जाओगे, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट पे वहां होता है जहां पे प्रोडक्शन एफिशिएंट होता है।
अब ये तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई टेंजेंसी पे डिपेंड करता है, मतलब ये छोटे छोटे अगर आपको कर्व दिख रहे हैं तो ये लोएस्ट पॉइंट है, बट टेंजेंसी यहां पर है, पर बेस्ट वाला तो यही होगा दोनों के लोएस्ट पे। तो यहां पर आप फंस जाओगे कि भाई लोएस्ट है, मैंने तो पढ़ा है, लगा दो। प्रॉब्लम है कि अब इसी कॉन्सेप्ट को वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कनेक्ट करेंगे। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की फर्म कैसे होती है, जैसे सोप हो गई है ना, या फिर शैम्पू की फर्म हो गई, जो भी शैम्पू बनाती हैं, अब वो अलग अलग तरीके से बनाती है, मतलब वो कभी भी एफिशिएंट लेवल पे नहीं होती, उनके पास एक आइडल कैपेसिटी रहती है। तभी तो कोई बोलता है ये शैम्पू हेयर फॉल के लिए, ये शैम्पू सिल्की हेयर के लिए है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आज आप देखते हैं घर में सबके पास अलग अलग शैम्पू होते हैं। तो ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एग्जांपल है, मतलब लॉजिक रिपीटेड रहेगा, बार बार उससे क्वेश्चन आएंगे, बट अलग अलग तरीके से आएंगे। ठीक है, यूजीसी नेट माइक्रो इज नॉट डिफिकल्ट, कठिन नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इट्स डिसेप्टिव, वो आपको घेर लेते हैं। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि कैसे फ्रेम किए जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू। सबसे पहले दे ट्विस्ट अजम्पशंस इनसाइड द एमसीक्यू डिजाइन। ठीक है, सबसे पहले वो अजम्पशन को ट्विस्ट करेंगे। अब आगे हम कंज्यूमर मार्केट सबसे समझेंगे, बट यहां पर हम सिंपल चीज से समझते हैं। अब ट्विस्टिंग अजम्पशन, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो फर्म है अगर वो प्राइस टेकर है, वैसे ही मोनोपोलिस्ट क्या है, अब वो बोलेंगे कि मोनोपोलिस्ट विल ऑलवेज हैव सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहां वर्ड कहां है ध्यान देने वाला, ऑलवेज, मतलब मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो इनकरिंग लॉस। कब, जब व्हेन प्राइस और व्हेन द डिमांड गोज बिलो एवीसी, तो वो मोनोपोलिस्ट को भी लॉस हो जाता है। तो यहां पर वो अजम्पशंस को ट्विस्ट कर देंगे। फिर टर्मिनोलॉजी ट्रैप में आपको फंसाते हैं, जैसे वेलफेयर के होते हैं, कई कंफ्यूजिंग होता है। अब परेटो क्या कहता है, वेलफेयर ऐसा होना चाहिए कि नोबडी इज वर्स ऑफ। वहीं कैल्डोर और हिक्स क्या कहते हैं कि हाँ भाई किसी का तो नुकसान होगा वेलफेयर में, पर जिसका फायदा हो रहा क्या वो उसको कॉम्पनसेट कर रहा है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक रेसिडेंशियल एरिया में घर है, एक घर कोने का मैंने लिया और उस घर पे मैंने कमर्शियल बिल्डिंग बना दी क्योंकि वो कॉर्नर का था, और वहां पे मैंने बिजनेसेस को रेंट पे बिल्डिंग दे दी, मतलब मेरे अलावा बाकी सब रेसिडेंशियल घर है। अब मेरी इस बिल्डिंग बनने में मेरे आजू बाजू के जो पड़ोसी थे उनकी दीवार पे सीलन आने लग गई और वो खराब हो रही है, और उनके घर में सांस लेना मुश्किल हो रहा है क्योंकि साइड में एक बिल्डिंग बन रही है और जिसका घर उसकी दीवार से लिंक्ड है उसका तो कोई मतलब उसकी तो कोई वो है ही नहीं गलती जिसमें वो नुकसान झेल रहा है। तो कैल्डोर और हिक्स क्या कहते हैं कि अगर वो इंसान जो ये बिल्डिंग बना रहा है वो उसके पड़ोसियों को कॉम्पनसेट कर दे उनके नुकसान होने की वजह से, तो वेलफेयर एक्सेप्टेबल है। तो इस टाइप से वो टर्मिनोलॉजी ट्रैप्स भी आपको देते हैं। फिर वो मिक्स करते हैं क्या सिमिलर लुकिंग कॉन्सेप्ट को, मतलब वो बोलेंगे व्हेन इनकम इज नॉन इलास्टिक, या गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी वो आपको कंफ्यूज करेंगे और वो लिखेंगे कि व्हेन इनकम इज नॉन नेगेटिव। ओके, नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव, तो इस टाइप से आप फंसते हो। फिर वो कंडीशंस टेस्ट करते हैं, है ना, नॉट डेफिनेशन, मतलब इस सिचुएशन में क्या एक्शन होगा। सो ओलिगोपोलिस से किंग डिमांड कर्व से ये पूछी जाती है कंडीशन। फिर MC इज इक्वल्स टू MR पूछा जाता है। तो इस टाइप से आपको काफी ध्यान रखना है कि क्वेश्चंस जब कंडीशन के फॉर्मेट में आए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं अब आपका गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स का, मैं अगली स्लाइड में आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ ये कंडीशंस को, ठीक है, ध्यान रखो। गोल्डन रूल क्या है, यूजीसी नेट माइक्रो इज अजम्पशंस आर द आंसर। तो अजम्पशंस को नहीं छोड़ना है, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। अब यहाँ हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करते हैं। अब जो बच्चे यहाँ तक देखे ना उनके लिए 400 पेजेस का रिविजनरी नोट्स बनाया है ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 12 ईयर्स PYQs। सपोर्ट नंबर पे मैसेज डाल देना, 400 पेजेस यूजीसी नेट रिविजनरी नोट्स, आपको वो नोट्स एब्सोल्युटली फ्री मिल जाएंगे। अब वो नोट्स का यूज कैसे करना है, अगर आपको वो इशू हो तो आप उसी नंबर पे बता देना कि भाई इनको पढ़ना कैसे, क्योंकि वो PYQ से रिलेटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप इस एग्जाम को लेके सीरियस है तो मैंने आपके लिए एक टेस्ट बनाया, साइकोमेट्रिक टेस्ट। जनरली क्या होता है ना, हमको जीवन में पता ही नहीं होता है कि हम गलत कहाँ हैं, हम करते जाते हैं पढ़ते जाते हैं पर हमें समझ ही नहीं आता कि गलती कहाँ है, कौन से एरियाज पीछे छूट रहा है। उसके लिए मैंने आपके लिए एक साइकोमेट्रिक डायग्नोसिस टेस्ट बनाया। लगभग 50, 55, 60 क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस जब आप देते हो तो एक रिपोर्ट जनरेट होती है,
वो रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आपके पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट आती है कौन से एरियाज आपके सही हैं, जैसे रिवीजन में आप कैसे हो, एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक में कैसे हो, करंट अफेयर्स में कैसे हो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कैसे हो। ऐसे काफी सारे पैरामीटर हैं 10-12 जिसके बेसिस पे आपका टेस्ट होता है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। नीचे सपोर्ट नंबर पे आप मांग लेना, आपको वो टेस्ट मिल जाएगा। 10 मिनट का समय लगेगा और रिपोर्ट ऑटोमेटिकली आपके व्हाट्सएप नंबर पे आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से एक नेक्स्ट लेवल लेके जाते हैं हम इस लेक्चर को। ठीक है, यहीं पर होता है जब सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, और जो मैंने अपनी मॉक टेस्ट सीरीज में भी देखा है। हम मॉक टेस्ट सीरीज को ना ज्यादा बड़ा नहीं बनाते, हम 5000 एमसीक्यूज बच्चों को बोलते हैं कि आप एक बार दे दो। तो मैं आपसे कहूंगा आपको जहां मर्जी, जहां से टेस्ट सीरीज आपके बजट में फिट हो रही है वहां से आप ले लो। इकोलिक से हो रही तो इकोलिक से, नहीं तो कहीं और से, बट बिना टेस्ट सीरीज के प्लीज इस एग्जाम को अटेम्प्ट मत करना। प्लीज इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने से पहले आपको एमसीक्यूज लगाना जरूरी है। मिनिमम 3000, मैक्सिमम 5000 एमसीक्यूज, मतलब 30 से 50 टेस्ट लगाने हैं। और इन 30 से 50 टेस्ट को एनालाइज भी करना है, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। ठीक है, कैसे एनालाइज करना है, क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से कुछ नहीं होता, जब टेस्ट देते हैं, एनालाइज करते हैं, तब इंप्रूवमेंट आती है। अब मेरा यहां क्यों कहना है, क्योंकि जब आप किसी एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं और उसके बाद जब एमसीक्यू फॉर्मेट में देखते हैं तब आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत ही अलग लगता है। आप सोचते पढ़ते टाइम तो ठीक लग रहा था, क्वेश्चन के टाइम में बहुत कंफ्यूजिंग लगा। अगर ये बात आपके बारे में भी सही है ना, तो आप इसका ध्यान रखना। यहीं पर सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है। क्या होती है देखते हैं। फ्रीक्वेंटली टेस्टेड कॉन्सेप्ट क्या है, इंडिफरेंस कर्व। अब वो स्लोप और शेप की बात करेंगे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में अगर फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर किसी एक तरफ बायस है, तो इंडिफरेंस कर्व का शेप किस तरफ टिल्ट होगा, क्या वो उस प्रोडक्ट की तरफ होगा या उस प्रोडक्ट की तरफ से दूर भागेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफ टेस्ट कर लिया बिना ग्राफ बनाए। जो मैंने आपको शुरू में दो चीज बताई थी कि बाउंड्री टेस्ट होता है और एक विजुअल टेस्ट होता है। ये विजुअल टेस्ट है, बाउंड्री टेस्ट होता है आपके अजम्पशंस। ठीक है, फिर आ जाते हैं बजट कंस्ट्रेंट के शिफ्ट पे। मतलब अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होता है तो क्या पूरी बजट लाइन शिफ्ट होगी या बजट लाइन रोटेट होगी। ये छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर एक किसी प्रोडक्ट का प्राइस चेंज होगा तो बजट लाइन रोटेट होती है, अगर इनकम चेंज होती है तो बजट लाइन शिफ्ट होती है। ठीक है, वही इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। मतलब इनकम इफेक्ट मतलब अगर मेरी इनकम बढ़ती है तो कंज्यूमर का मतलब मेरा क्या सोचना है। मतलब आपकी इनकम आज से डबल हो जाती है, सैलरी डबल हो गई, तो आप किस तरह से इफेक्ट होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब है जैसे आप मान लीजिए कोई शैम्पू यूज करते थे, कोई साबुन यूज करते थे, वो नहीं मिला तो आप दूसरा यूज कर लोगे, है ना। तो ये सारी चीजें यहां पर काम आती हैं। अब इंफीरियर और गिवन गुड्स में जनरली वो आपको फंसाते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत अच्छा ट्रैप रखा है। दे कंफ्यूज इंफीरियर विथ गिवन गुड्स। अब इसके लिए मैंने आपको लॉजिक भी दिया, अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाता हूं। ठीक है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर बट नॉट ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन। अगर मैं सेंटेंस को रिवर्स कर दूं तो आधे से ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं आपको सिंपल से तौर पे समझाता हूं। इंफीरियर गुड्स क्या होते हैं कि अगर वो गुड्स को मैं खाना छोड़ दूं तो मेरे पास दूसरे सब्स्टिट्यूट है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी इनकम कम है, मैं कॉलेज में हूं, पॉकेट मनी पे सरवाइव कर रहा हूं, तो मैं ठेले की पानी पूरी खा लूंगा, है ना, पानी पूरी गोलगप्पे जो भी आप उसको बोलते हो। पर वहीं अगर मेरी इनकम बढ़ गई, कॉलेज के बाद में जॉब लग गई, अब मैं ठेले पे नहीं खाऊंगा, हो सकता बीमार हो जाऊं, बारिश के टाइम में पानी गंदा हो, है ना, हो सकता प्रॉब्लम हो जाए, तो मैं ठेले की पानी पूरी ना खाते हुए मैं अब रेस्टोरेंट पे खाऊंगा या कुछ अच्छी हाइजेनिक जगह खाऊंगा। मतलब मेरी इनकम बढ़ी तो मेरे लिए जो ठेले वाली पानी पूरी थी वो एक इंफीरियर गुड हो गई। ठीक है, वही बात करते हैं गिवन गुड्स की। गिवन गुड्स क्या होते हैं, गिवन गुड्स नेसेसिटी होते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल उसमें होता नहीं है, तो यहां पर इनकम इफेक्ट जो है वो नेगेटिव चला जाता है। सिंपल से सेंस समझते हैं। मैं एक गरीब आदमी हूं और स्लम्स में रहता हूं। अगर मेरे पास एक बेसिक इनकम आती है, जो भी किसी भी एक्टिविटी से अगर मेरे पास आती है, तो वह पहले मैं सब्जी खाया करता था, है ना, मैं आटा भी लेता था, चावल भी लेता था। बट वहीं अगर प्राइस बढ़ गया, मान लो आटा के प्राइस बढ़ गए, अब आटा तो मुझे चाहिए, सब्जी मैं खरीद नहीं सकता क्योंकि आटा का प्राइस बढ़ गया, तो मैं सब्जी छोड़ के आटा को और ज्यादा खरीद लूंगा, जिससे कि आगे प्राइस बढ़े या मुझे आटा चाहिए तो वो उसका मेरे पास स्टॉक हो। अब मैं आटे के साथ मैं किसी और चीज के साथ भी खा सकता हूं, मैं भी अचार के साथ खाता हूं सब्जी छोड़ के। मतलब गिवन गुड क्या हुआ कि जब चीजों के प्राइस बढ़े तो उसकी डिमांड और बढ़ गई,
कोविड-19 में यही सेम चीज टॉयलेट पेपर के साथ हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। $100 का एक टॉयलेट पेपर मिल रहा था, क्योंकि लोगों को वो नेसेसिटी था, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं था। अब ये सिंपल सी चीज है जहां पे वो आपको फंसाते हैं, और स्लट्सकी और हिक्स के सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के हिसाब से भी वो आपको कैच करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको मजा आ रहा होगा, बोरिंग नहीं लग रहा होगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की। यहां से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी विंस, यहां पर कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही जीतती है। कैसे समझते हैं? लॉज ऑफ रिटर्न, ये कंसेप्चुअल स्टेज है। मतलब लॉज ऑफ रिटर्न में इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, कांस्टेंट रिटर्न्स एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स है। अब डिफरेंट काइंड ऑफ रिटर्न्स डिफरेंट काइंड ऑफ आपको कॉन्सेप्ट्स को यूज करके देते हैं। वैसे ही रिलेशनशिप पूछी जाती है एमसी और एसी कर्व में, एवीसी और एटीसी कर्व में, और लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व पे भी इंट्यूशन दिए जाते हैं। अब इक्विलिब्रियम कैसे होगा? अगर एमसी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आप इसमें देख सकते हैं कि एमसी स्टीप हो जाता है एटीसी से या एवीसी से, तो यहां से इसका क्या रीजन है, इसका लोएस्ट पॉइंट कहां होता है, इन चीजों का क्या मतलब है ना। इस पे प्राइस बढ़ती है तो क्या इंपैक्ट आता है क्वांटिटी पे। तो इस तरह से हमको चीजों को समझना है जब भी हम इसको देखें। अब ये सब मैं ऑलरेडी अलग अलग वीडियोस में कॉन्सेप्ट कवर कर चुका हूं, इसलिए मैं आपको यहाँ सारी चीजें फिर से नहीं बता रहा हूं। यहाँ मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि कहाँ कहाँ एरियाज है जहां पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कॉमन ट्रैप क्या है? एमसी कट्स एसी एट द मिनिमम, है ना, मिनिमम एसी नॉट बिफोर। तो इस टाइप के स्टेटमेंट दिए जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा एमसी रिफ्लेक्ट्स मार्जिनल चेंज नॉट एवरेज बिहेवियर। तो ये भी एक स्टेटमेंट्स हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वहां पे आपको फंसाने की कोशिश की जाती है। तो एनटीए का फोकस जनरली ऐसी है कि जहां पे फॉर्मूलाज वर्क नहीं करेंगे, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, लॉन्ग रन शॉर्ट रन से रिलेटेड, है ना, कॉस्ट कर्व से रिलेटेड, ये सारी चीजें आपसे क्लियर कट वे में एक्सपेक्ट की जाती हैं, जो कि मैं आपको काफी सारे एग्जांपल परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली और इन सब के दे चुका हूं। ठीक है, फिर आ जाते हैं मार्केट स्ट्रक्चर पे। सिमिलर ऑप्शंस बट वन करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अपन पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन इज नॉट इनफ। मतलब आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, ओलिगोपोली, ओलिगोपोली, ये सब पता है आपको, पर डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा। यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन मतलब किस कैटेगरी में क्या आता है उससे भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहला है परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन, किस किस तरह से होता है परफेक्ट कंपटीशन। इसमें आपका डिमांड कर्व और प्राइस कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है ना, कैसे वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है, लॉन्ग रन में इसका क्या इंपैक्ट है, लॉन्ग रन में क्या परफेक्ट कंपटीशन में प्रॉफिट बनाया जा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाया जा सकता है। वही मोनोपोली इक्विलिब्रियम है। अब इसमें डेड वेट लॉस को भी ऐड किया जाएगा, अगली स्लाइड में वेलफेयर है, वहां पे मैं डिस्कस करूंगा। पर मोनोपोली का इक्विलिब्रियम क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था, कैन मोनोपोली इनकर लॉस? द आंसर इज यस। आप सोचोगे नहीं, मोनोपोलिस्ट तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ही बनाता है। हाँ बनाता है, पर क्या मोनोपोली वाला जो होता है वो मोनोपोलिस्ट क्या हमेशा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाता है? तो हमेशा जो वर्ड है मतलब ऑलवेज, वहां पे आपको प्रॉब्लम है। ओलिगोपोली के असम्पशंस, भाई इंडिया में ओलिगोपोली दो तीन तरह की है। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में देख लो तो कुछ ही प्लेयर्स हैं, सिविल एविएशन में देख लो तो इंडिगो, एयर इंडिया और फिर बाकी सब छोटी छोटी हैं। वैसे ही जियो और एयरटेल है। तो ये ओलिगोपोली किस तरह से काम करता है? मतलब रिलायंस जियो ने इंटरनेट के मार्केट में, ब्रॉडबैंड के मार्केट में, टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री करी, तो कहां वो स्टैकलनबर्ग मॉडल से लिंक्ड है, ये चीजें समझिए। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंडीशन कैसे होती है? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब कहां कहां होती है, किस तरह से कर पाते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे चाइना के पास अलग अलग मार्केट है, अफ्रीका में वो अलग सेल करता है, डेवलप्ड कंट्री में अलग सेल करता है, इंडिया में अलग करता है और खुद के देश में अलग करता है। कई बार चाइना ने पास्ट में ऐसा किया, खुद के देश में सामान महंगा बेचा है जिससे कि इंडिया में सस्ता बेच सके और इंडिया का मार्केट कैप्चर कर सके। तो यहां पर ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की कंडीशन है, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3। और वो किस तरह से होता है, वो भी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट से भी रिलेटेड होता है, मतलब हाउ कंज्यूमर्स आर रिएक्टिंग। ठीक है, फिर ट्रैप के एग्जांपल देख लेते हैं। मिक्सिंग प्राइस मेकर विथ प्राइस डिस्क्रिमिनेटर। करेक्ट थिंकिंग क्या है? मार्केट पावर डिपेंड्स ऑन इलास्टिसिटी नॉट नंबर ऑफ फॉर्म्स। मतलब उसके ऑप्शंस क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल है, पेट्रोल इनइलास्टिक है, प्राइस ऊपर नीचे होंगे भी तब भी इंसान पेट्रोल तो गाड़ी में भराएगा, कम घूमेगा, कम जाएगा, बट पेट्रोल का कंजम्पशन कम नहीं होगा।
वही बात इलास्टिसिटी की है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एक रेस्टोरेंट में खाना खाता था, वहां पे प्राइस बढ़ गए, मैं रेस्टोरेंट बदल सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ठीक है, ये डायग्राम है, आप एक बार देख सकते हैं, आपने देखा होगा, काफी फेमिलियर डायग्राम है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। दिस इज साइलेंट स्कोरर, स्मॉल एरिया बिग रिटर्न। मतलब क्वेश्चन आपको 1 2 3 मिलेंगे और पर कॉन्सेप्ट जो है वो एक बार आपको सेट हो गए दिमाग में तो आपको मार्क्स हमेशा स्कोर करते रहेगा। अब इसमें कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस लिंक करके बनाते हैं। डेड वेट लॉस की मैंने बात की, मतलब जैसे ही जीएसटी इंपोज हुआ तो मान लीजिए एक प्रोड्यूसर 100 रुपए कमा रहा था, उस 100 रुपए में 18% अब सरकार को देना पड़ रहा, मतलब वो 18 का लॉस हो गया, कंज्यूमर को भी हो गया और प्रोड्यूसर को भी हो गया, और वो टोटल इकोनॉमी का लॉस हुआ, मतलब उससे प्रोडक्शन डाउन हुआ, जिसे हम कहते हैं डेड वेट लॉस। तो टैक्सेस होता है, सब्सिडी है, प्राइस कंट्रोल है, ये सब चीजों से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस वाइप आउट हो जाता है। कंज्यूमर सरप्लस मैं आपको बताता हूं, सिंपल है। मान लीजिए मैं एग्जामिनेशन के लिए एक कॉपी खरीदने गया और मैंने सोचा मैं 100 रुपए तक की कॉपी खरीद लूंगा। मैं शॉप पे गया, 50 रुपए की कॉपी उसने दिखाई, मुझे पसंद आई और मैं खुश हो गया। क्यों? क्योंकि मैं 100 रुपए देने को तैयार था, पर फिर भी मैं बार्गेन करूंगा और मैं बोलूंगा नहीं नहीं भैया, ये 40 रुपए में आप दे रहे हो क्या ये कॉपी? वो बोलेगा ठीक है ले जाओ। मतलब मेरा कंज्यूमर सरप्लस 50 रुपए से अब 60 रुपए हो गया। वही सेम चीज वाइस वर्सा है, अगर वो प्राइस महंगी मिले, मैं कॉपी लेने जाता 100 की जगह 120 की मिलती, तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस वाइप आउट हो जाता। अब इसमें कंफ्यूज करते हैं लोग ट्रांसफर से और वेलफेयर लॉस से। ये आपको समझना है, जैसा कि मैंने आपको हिक्स और कैल्डोर का एग्जांपल दिया था कि वेलफेयर में अगर जिसको गेन हो रहा है और जिसको लॉस हो रहा है वो कॉम्पनसेट करने को तैयार है तो वेलफेयर है। पर परेटो ऑप्टिमल कंडीशन क्या कहता है कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, नो वन शुड बी वर्स ऑफ। ठीक है, सबकी बराबर मतलब कंट्रीब्यूशन और कॉम्पनसेशन होना चाहिए। अब डेड वेट लॉस इज अ लॉस टू द सोसाइटी, नॉट ट्रांसफर बिटवीन एजेंट्स। मतलब पूरी इकोनॉमी का लॉस हो जाता है इसमें, प्रोडक्शन का, एम्प्लॉयमेंट का, सब चीज का। अब आगे बढ़ते हैं। पीवाईक्यू बेस्ड एलिमिनेशन स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन देखो, कोर कॉन्सेप्ट को डिफाइन कर लो कि क्या पूछ रहा है एग्जैक्टली, है ना। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में अजम्पशंस पूछ रहा है, मोनोपोली में ग्राफ पूछ रहा है, वेलफेयर में क्या एग्जाम्पल देके कैल्डर और हिक्स से रिलेटेड है या परेटो ऑप्टिमल है। ठीक है, फिर आपको एलिमिनेट करने अजम्पशंस, जो अजम्पशन वायलेटिंग ऑप्शन, मतलब जो भी आपके दिमाग में अजम्पशंस है उस मॉडल को लेके, अगर उनमें से कोई चीज वायलेट हो रही है तो आप उसको मार्क कर लो। फिर एक्सट्रीम वर्ड्स पे ध्यान दो, जैसा मैंने ऑलवेज बताया, नेवर बताया, ऐसा। फिर उसके बाद लॉजिकली कंसिस्टेंट ऑप्शन आपको देखना है, मतलब जब आपने पढ़ाई की, कॉन्सेप्ट दे तो आपका एक लॉजिक बन गया कि हाँ ये ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यूटिलिटी में एक कमोडिटी की बात की गई है। ठीक है, एक कमोडिटी मतलब मैं एप्पल खा रहा हूं तो मैं लंच में भी एप्पल, ब्रेकफास्ट में भी एप्पल, डिनर में भी एप्पल, सब में एप्पल, फिर मैं एप्पल्स को देखूंगा भी नहीं। पर यहां पर क्या होगा कि मुझे पता चल गया यूटिलिटी, मतलब जितना मैं कंज्यूम करूंगा यूटिलिटी डाउन हो जाएगी। फिर आता है इंडिफरेंस कर्व, जहां 2 कमोडिटी होती है, तो ऑरेंज और एप्पल में से मुझे एक चूज करना है, विच वन आई लाइक मोर, तो मेरा इंडिफरेंस कर्व की प्रेफरेंस उस हिसाब से होगी। फिर उसके बाद हम रिवील्ड प्रेफरेंस पे जाते हैं, मतलब बिना खाए मैं पहले बोल दूंगा मुझे ना एप्पल पसंद है ना मुझे ऑरेंज पसंद है, आई ईट बनाना। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके कॉन्सेप्ट हो गए। फिर उसके बाद आता है आपका सब्सटीट्यूशन, इनकम इफेक्ट और एडवांस लेवल। तो लॉजिकली कंसिस्टेंट ऑप्शन आपको यहां पहचानने हैं। एलिमिनेशन इज सेफर देन गेसिंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर लगा देते हैं, पर ऐसा नहीं है, सिलेक्शन भी तो चाहिए, इसलिए एलिमिनेट करते हुए ध्यान रखना है। ठीक है, फिर फाइनल टेक अवे पे आते हैं। ये लास्ट स्लाइड है, आप इसको ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ टू मास्टर माइक्रो फॉर नेट। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी सिलेक्शन होते हैं ना इकोहॉलिक्स से, ये 4 चीज मैं उन्हें जरूर बोलता हूं जब क्लास में पढ़ाता हूं, रिवीजन करवाता हूं, फिर उनको प्रैक्टिस करवाता हूं टेस्ट से, और फिर उनके साथ जब मेंटरशिप सेशन में डिस्कशन होता है ना, ये 4 चीजें मैंने हर टॉपर को बताई हैं जो भी एग्जाम क्लियर करते हैं। पहला है पीवाईक्यू रिवीजन। अगर आप कोर्स में एडमिशन लेते हैं टेस्ट सीरीज में तो आपको इसका एक्सेस मिलेगा अकॉर्डिंग टू योर पैकेज। फिर फोकस ऑन अजम्पशंस, जैसा मैंने आपको बताया, माइक्रो 2 थिंग्स, विजुअली एंड बाउंड्री, 2 चीजें, विजुअल मतलब ग्राफ्स, बाउंड्री मतलब अजम्पशंस। फिर आ जाता है अवॉइड मेमोराइजेशन विदाउट लॉजिक। देखो याद तो करना पड़ेगा, हिक्स का नाम हिक्स है वो मुझे याद करना पड़ेगा, है ना। कैसे मैं मान लीजिए
कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, या सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में मैं कैसे, यूलर्स थ्योरम है, बहुत सारी चीजें हैं, अभी नाम तो मुझे याद करने पड़ेंगे, बट विदाउट लॉजिक करूंगा तो प्रॉब्लम में फंसूंगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस एलिमिनेशन डेली, मतलब जब भी आप पढ़ भी रहे हैं ना तो भी आप सोचते जाइए कि अगर ये ऐसे घुमा के आया तो ये गलत होगा। तो ये 4 चीजें अगर आपने अपनी आदत में डाल ली तो आपको एग्जाम क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सो यूजीसी नेट माइक्रो रिवॉर्ड्स क्लैरिटी नॉट क्लेवरनेस। तो यहाँ चालाकी नहीं दिखानी क्योंकि एनटी ऑलरेडी इज शोइंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब क्वेश्चन आपको आसान दिखे ना तो आप समझो कि ये आसान नहीं है, इसका जो हिडन ट्रैप है ना वो मुझे देखना है, ठीक है। तो 400 पेजेस आपको रिविजनरी नोट्स चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएंगे, और साइकोमेट्रिक टेस्ट चाहिए तो भी आप सपोर्ट नंबर पे एक बार कांटेक्ट कर लेना। 7 वीडियो की सीरीज में सेकंड वीडियो था, 5 और आने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।